नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 27 दिसंबर। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है, इसलिए हमेशा किताबें पढ़ते रहिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? ऑप्शन थे ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी लखनऊ या डी वाराणसी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लखनऊ। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी अपनी पहली न्यूज को। न्यूज है, इन्वेसिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है और इसके अनुसार ये कहा गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में आक्रामक मच्छर वाहक एनोफिलीज स्टेफेंसी के प्रसार के कारण शहरी मलेरिया एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में उभरा है, जो कि 2030 तक मच्छर जनित बीमारी यानी मलेरिया को खत्म करने के भारत के लक्ष्य के लिए एक गंभीर चुनौती नजर आ रहा है। हालांकि जो पूरी रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि लक्षणहीन संक्रमण, दुर्गम भूभाग और जनसंख्या की आवाजाही संक्रमण के प्रसार का मुख्य कारण बने हुए हैं, जबकि ओडिशा, त्रिपुरा और मिजोरम जिलों में संक्रमण के उच्च स्तर बने हुए हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा पार संक्रमण पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित कर रहा है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य के अलावा देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति के अनुरूप 2027 तक स्वदेशी मामलों को शून्य तक पहुंचाने का एक मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एनोफिलीज स्टेफेंसी क्यों खतरनाक है। तो दरअसल ये एक मच्छर की प्रजाति है जिसे अब एक आक्रामक खतरे के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यह शहरी वातावरण में पनपने में सक्षम होते हैं, टैंक टायर में प्रजनन करती है और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स परजीवियों को कुशलतापूर्वक प्रसारित करती है, जिससे विश्व स्तर पर मलेरिया नियंत्रण के वर्तमान प्रयासों को चुनौती मिलती है। भारत में शहरी संचरण, कंटेनर प्रजनन, निर्माण स्थल, अनौपचारिक बस्तियों, उच्च जनसंख्या घनत्व और खंडित स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिसके लिए शहर विशिष्ट वेक्टर नियंत्रण और निगरानी रणनीतियों की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना, वेक्टर निगरानी को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं के रूप में उभर कर सामने आया है। हालांकि भारत अब मलेरिया उन्मूलन के पूर्व चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब यह बीमारी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से नहीं फैली है। आदिवासी और वन क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी तेज कर दी गई है, जहां मलेरिया के फैलने का खतरा अभी भी अधिक है। वहीं भारत ने पिछले एक दशक में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी की है और मामलों की संख्या 2015 में 11.7 लाख से घटकर 2024 में 2.27 लाख रह गई है, जबकि मृत्यु दर में 78% की कमी आई है। अब आपको बता दें कि भारत द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, भारत के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 में प्रारंभ की गई थी। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से 27 से बेहतर निगरानी और वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग की शुरुआत की। एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, मच्छरों की जनसंख्या को कम करने के लिए इंडोर अवशिष्ट छिड़काव और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल का उपयोग किया जाता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पैकेज में मलेरिया की रोकथाम और उपचार शामिल है। वहीं भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है, 2027 तक शून्य स्वदेशी मामले प्राप्त करने और मलेरिया को फिर से स्थापित होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, UIDAI to expand full service आधार सेंटर्स to 473 by September CEO। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो उदय की एक महत्वपूर्ण अपडेट उदय लेकर आया, जिसके अकॉर्डिंग आधार केंद्रों में विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो उदय के CEO ने ये बताया है कि सितंबर 2026 तक पूर्ण सेवा वाले आधार केंद्रों की संख्या वर्तमान में जो 88 है वो बढ़ाकर 473 कर दी जाएगी। तो अब ये समझते हैं कि ये विस्तार क्यों जरूरी है। तो बच्चों का आधार कार्ड तो आसानी से डाकघर में बन जाता है, लेकिन वयस्कों के लिए नामांकन या अपडेट करवाना मुश्किल है। बायोमेट्रिक बदलाव या नाम अपडेट के लिए पूर्ण केंद्र पर जाना पड़ता है। कई बार लोग 2-3 जिलों की यात्रा करते हैं और इसलिए अब ये प्लान बनाया गया है कि हर 2 जिलों में कम से कम एक केंद्र होगा और इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि ऑनलाइन कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक या निश्चित सीमा के बाद नाम बदलाव के लिए केंद्र जरूरी है। भारत की बड़ी आबादी में वयस्क आवेदन लाखों में है और अब नई सुविधाएं
ये शामिल की गई हैं कि जल्द ही गूगल मैप्स पर आधार केंद्रों की लोकेशन मिल जाएगी, आसानी से नज़दीकी केंद्र जो है कि सर्च कर सकेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो क्षेत्र सत्यापन का है। तो अवैध प्रवासन रोकने के लिए जिला प्रशासन पहले चेक करेगा ज्यादातर वयस्क आवेदक NRI या भारत से शादी या रिश्ते से जुड़े विदेशी नागरिक हैं। और आपको बता दें कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए विदेशी भी बना सकते हैं। अब सबसे सख्त नियम की बात जन्म तिथि को लेकर है। तो उदय डेटा साफ रखने के लिए जन्म तिथि सिर्फ एक बार बदली जा सकेगी, और वो भी क्लर्क की गलती साबित कर हलफनामा देकर, दोबारा नहीं किया जा सकता है। अब CEO ने ये कहा है कि 2 दस्तावेजों में 2 DOB है, तो उनमें से एक जाहिर तौर पर है गलत होगा। तो आधार नामांकन के दौरान अपने बच्चों की जन्म तिथि में हेराफेरी करने वाले माता पिता आपराधिक कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। और उन्होंने एक ऐसे मामले का भी जिक्र किया है सरकार ने, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बच्चे की जन्म तिथि से संबंधित अनियमितता के मामले में एक अभिभावक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। और ये विस्तार डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा, सभी सेवाओं का आधार अपडेट रखें इसलिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है सोशल स्करेज, चाइल्ड मैरिज लीड टू पुअर आउटकम्स इन हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी एलिवेशन। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका सोशल इशू से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प किया है। और इसी दिशा में व्यापक प्रगति के बावजूद लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 100 दिनों की जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अब बात करेंगे NFHS या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों की। तो बाल विवाह में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2005 से 6 में 47.4% से घटकर 2019 से 21 में 23.3% हो गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में 18 से 29 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है, लेकिन झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी इससे पीछे नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि बाल विवाह गरीबी और शिक्षा के बीच सीधा संबंध है। घरेलू संपत्ति सूचकांक के सबसे निचले वर्ग की 40% लड़कियां वयस्क होने से पहले ही शादी कर लेती हैं, जबकि सबसे उच्च वर्ग की केवल 8% लड़कियां ही ऐसा करती हैं। और इसी तरह अशिक्षित लड़कियों में से 48% की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों में यह आंकड़ा केवल 4% है। और बाल विवाह निवारण अधिनियम 2006 की बात करें तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रमुख कानून है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि इस कानून का प्रयोग कम हो जाता है और दोष सिद्धि दर भी कम है। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामक वैश्विक साझेदारी के अनुसार बाल विवाह को समाप्त किए बिना सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 70 में से कम गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामक वैश्विक साझेदारी के अनुसार बाल विवाह को समाप्त किए बिना सतत विकास लक्ष्यों में से कम 9 को हासिल नहीं किया जा सकता। भारत में जब तक बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले कई कारक, जिनमें कि शामिल है गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक असमानता का समाधान नहीं किया जाता, तब तक नीति और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटना लगभग असंभव है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज एंड नॉर्म्स फॉर ओपनिंग कोल माइंस नोटिफाइड। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में सरकार ने कोयला खदानें खोलने के लिए नए मानदंड अधिसूचित किए हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बदलाव हुए हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो पहले कोयला खदान खोलने या बंद खदान दोबारा शुरू करने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन यानी CCO की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है। कोयला मंत्रालय ने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब संबंधित कोयला कंपनी का बोर्ड खुद अनुमति दे सकेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि केंद्रीय या राज्य सरकारों और वैधानिक निकायों से सभी जरूरी मंजूरियां पहले लेनी होगी। बोर्ड को CCO की पूरी जानकारी देनी होगी। और ये जो नियम है नई खदानों के साथ साथ उन खदानों पर भी लागू होगा जो 180 दिनों या उससे ज्यादा समय से बंद पड़ी हैं। अब इससे लाभ क्या होगा? तो मंत्रालय का अनुमान ये है कि कंपनियां खदान संचालन में 2 महीने तक समय बचा सकेंगी। अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी, कोयला उत्पादन बढ़ेगा। भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले पर निर्भर है, आप सभी को पता है। और इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बारी है इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है एनोफिलिस स्टेफेंसी किन परजीवियों का प्रभावी प्रसार करता है? ऑप्शंस हैं A केवल प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम,
बी केवल प्लाज्मोडियम विवैक्स, सी प्लाज्मोडियम मलेरिया या डी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।